हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने मॉडर्न हिस्ट्री के अगले चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जो है ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीति। ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीति। सबसे पहले हम देखेंगे पृष्ठभूमि, उसके बाद देखेंगे इसके विभिन्न चरण, उसके बाद देखेंगे परिणाम और प्रमुख समाज सुधार कानून। ठीक है, चरण में भी पहला जो चरण है इसका कहलाएगा अहस्तक्षेप की नीति, जो 1757 से लेकर 1813 तक थी। दूसरा चरण देखेंगे 1813 से लेकर 1858 तक, जो सक्रिय हस्तक्षेप की नीति कहलाती है। तीसरा चरण देखेंगे 1858 से लेकर 1885 तक, जो समाज सुधार के प्रति निष्क्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है। और चतुर्थ चरण देखेंगे 1885 के बाद, जो राष्ट्रवादियों के दबाव में समाज सुधार किया था, उसके बारे में हम जानेंगे। तो करते हैं आज का डिस्कशन स्टार्ट। सबसे पहले पृष्ठभूमि देखेंगे। राज्य विस्तार और आर्थिक प्रशासनिक नियंत्रण के साथ ही ब्रिटिश सरकार ने भारत के सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप किया। वस्तुतः ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारत में आवश्यकता अनुसार समय समय पर अपनी नीतियों में परिवर्तन करते हुए कार्य किया गया। जहां आरंभिक समय में अंग्रेजों ने भारत के सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, वहीं इंग्लैंड में हो रहे औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय समाज में हस्तक्षेप कर सुधारों की नीति अपनाई। किंतु जब 1857 का विद्रोह हुआ और उसके कारणों में भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में ब्रिटिश हस्तक्षेप को एक कारण माना गया, तो सरकार ने सामाजिक सुधारों के प्रति निष्क्रिय दृष्टिकोण अपनाया। इस तरह सामाजिक सांस्कृतिक नीतियों के तहत अंग्रेजों ने जो सुधार कार्य किए, उसका लक्ष्य ब्रिटिश औपनिवेशिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। अब सुधारों के विभिन्न चरण देखेंगे। पहला चरण जो है 1757 से लेके 1813 तक था। इस दौरान कंपनी ने भारत के सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, क्योंकि समाज में हस्तक्षेप से जन असंतोष का सामना करना पड़ता, जो नव स्थापित कंपनी शासन के हितों के विरुद्ध होता। इस काल में कंपनी का एक वर्ग भारतीय शिक्षा और साहित्य को उपयोगी मानता था, जिसमें विलियम जोन्स, जोनाथन डंकन, विल्किंसन आदि थे। इस दौरान भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया। इसका कारण यह था कि भारतीय समाज एवं संस्कृति को समझने के लिए भारतीय भाषा और साहित्य का अध्ययन किया गया और इस माध्यम से भारतीय शासन पर अपनी पकड़ मजबूत की जाए। विलियम जोन्स ने 1784 में कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की और गीत गोविंद का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस तरह विल्किंसन ने भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। द्वितीय चरण देखेंगे 1813 से लेकर 1858 तक, सक्रिय हस्तक्षेप की नीति या हस्तक्षेप के पीछे शासकीय दृष्टिकोण। 19वीं सदी में ब्रिटेन में बेंथम और मिल की उपयोगितावादी विचारधारा लोकप्रिय हो रही थी। ये विचारधारा सुधारों पर बल देती थी। ये विचारधारा अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख को ध्यान में रखकर नीतियाँ बनाने और कानून का निर्माण कर सुधारों को लागू करने पर बल देती है, ताकि शासन को स्थायित्व मिल सके। इस विचारधारा से प्रेरित होकर कंपनी ने भारत में विभिन्न सामाजिक सुधार कानून बनाए। इसके माध्यम से ब्रिटिश शासन की प्रजा हितैषी छवि स्थापित कर भारत में ब्रिटिश शासन को स्थायित्व देने का प्रयास किया गया। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में हो रहे अतिशय उत्पादन के कारण ब्रिटेन को एक बड़े बाजार की जरूरत थी, जहां निर्मित वस्तुओं की बिक्री की जा सके। इसी क्रम में ब्रिटिश सरकार ने मुक्त व्यापार की नीति अपनाई और भारत के परंपरागत समाज में हस्तक्षेप कर उसके आंशिक आधुनिकीकरण का प्रयास किया, क्योंकि तभी ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का खरीदार वर्ग निर्मित होगा। भारतीय समाज में हस्तक्षेप कर पश्चिमी शिक्षा और मूल्यों का प्रचार प्रसार किया गया, जिससे कि रक्त और रंग में भारतीय किंतु आचार विचार और रुचि में एक अंग्रेज तैयार हो सके, अर्थात जिसकी रुचि ब्रिटिश हितों के अनुरूप हो। साथ ही आधुनिक शिक्षा के माध्यम से सस्ते क्लर्क की आवश्यकता की पूर्ति की जा सके। यही शिक्षित वर्ग भारत में ब्रिटिश शासन को न्यायोचित ठहरा सकेगा। इसलिए भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में सक्रिय हस्तक्षेप किया गया।
अंग्रेजों ने अपने श्वेत नस्ल के बाहर के सिद्धांत, श्वेत नस्ल, व्हाइट मेंस बर्दन थ्योरी कहते हैं इसे, श्वेत नस्ल के बाहर के सिद्धांत को सही ठहराने के लिए भारतीय समाज में हस्तक्षेप कर सुधारों पर बल दिया। वस्तुतः उनका प्रयास था कि वे समाज सुधार के माध्यम से भारतीयों को ये दिखला सके कि अंग्रेज भारतीयों को सभ्य बना रहे। अतः भारत में ब्रिटिश शासन का बने रहना भारतीयों के हित में है। अमेरिकी उपनिवेश के आज़ाद होने पर अंग्रेजों ने उससे सीख लेकर यह नीति अपनाई थी, यदि भारतीयों का हृदय नहीं जीता गया तो वो उपनिवेश हाथ से निकल जाएगा। अतः समाज सुधार के माध्यम से भारतीयों का हृदय जीतने पर बल दिया गया। कंपनी के अधिकारी ये समझ रहे थे कि यदि भारत में कंपनी का शासन कोई अच्छा चित्र या छवि प्रस्तुत नहीं की गई तो लंदन में उनके अधिकार पत्र को पुनः स्वीकृति में कठिनाई आएगी। अतः बेंथम के विचारों के प्रबल समर्थक बेंटिंग को गवर्नर जनरल बनाकर भारत में भेजा गया। इसी क्रम में बेंटिंग ने कई सुधार कार्य किए। तो अब हम देखेंगे बेंटिंग के सुधार कार्य, है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने भारतीय हितों को ध्यान में रखते हुए न्यायिक प्रणाली में सुधार करते हुए दंड के स्वरूप को मानवीय बनाया। इसके तहत अपराधियों को कोड़े मारने की सजा समाप्त कर दी गई। साथ ही मेकाले के नेतृत्व में एक विधि आयोग का गठन कर विधि का संहिताकरण किया गया। कलकत्ता से आने जाने में हो रही असुविधा को देखते हुए इलाहाबाद में सदर दीवानी और सदर निजामत का गठन किया गया। प्रेस की स्वतंत्रता पर बल देते हुए उस पर लगे हुए प्रतिबंध को हटाया। सती प्रथा निरोधक कानून का बनाया और आधुनिक शिक्षा पर बल दिया। अपने इन कार्यों के संदर्भ में बेंटिंग ने बेंथम को लिखा कि मैं तो नाम का शासन करता हूँ, वास्तविक शासन तो आपका ही है। सरकार चलेगी तो आपकी ही नीतियों पर। वस्तुतः यह कथन बेंटिंग के सुधारों के पीछे उपयोगितावादी विचारधारा की भूमिका को दर्शाता है, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों की पूर्ति में सहायक थे। इस तरह बेंटिंग के सुधार मूलतः ब्रिटिश हितों की पूर्ति पर आधारित थे। अब हम देखेंगे तृतीय चरण, सुधारों के प्रति निष्क्रिय दृष्टिकोण। 1857 के विद्रोह के पश्चात उसके कारणों की समीक्षा करने के क्रम में ब्रिटिश सरकार ने यह माना कि भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप से जन असंतोष बढ़ा। अतः ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सामाजिक मामले में सक्रिय हस्तक्षेप की नीति का त्याग किया और सुधारों के प्रति निष्क्रिय दृष्टिकोण अपनाया। इस तरह अंग्रेजों ने उपयोगितावादी विचारधारा से प्रेरित मानवीय मुखौटे को उतार फेंका, मतलब वो त्याग दिया। चतुर्थ चरण आता है 1885 के बाद। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन क्रमशः आगे बढ़ा। अतः ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीति भी राष्ट्रवादियों के दबाव से संचालित होने लगी। अतः अब उन्हें भारतीय जनता की प्रतिक्रिया का भय नहीं रहा। अब इसके हम परिणाम देखते हैं। सबसे पहले सकारात्मक परिणाम देखते हैं। ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक हस्तक्षेप की नीति ने भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया। इसी क्रम में स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र, मानवाधिकार जैसे आधुनिक मूल्य भारतीय समाज में प्रसारित हुए। नारी मुक्ति की दिशा में अनेक कानून बने और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के क्रम में महिला शिक्षा पर बल दिया गया। फलतः महिलाओं में जागरूकता बढ़ी। ब्रिटिश नीतियों ने एक आधुनिक शिक्षित मध्यम वर्ग के उदय को संभव बनाया। इस वर्ग ने भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया, तो साथ ही ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों की समीक्षा भी प्रस्तुत की, जिससे अंग्रेजों का शोषक स्वरूप उजागर हुआ। इसके नकारात्मक प्रभाव क्या है? ब्रिटिश शिक्षा नीति से आम भारतीय अशिक्षित रह गया। फलतः भारतीय समाज में भाषाई आधार पर श्रेष्ठता और हीनता की भावना का प्रचार हुआ। वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया गया, अतः भारत का वैज्ञानिक तकनीकी विकास नहीं हुआ। भारतीय समाज में हस्तक्षेप करते हुए अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत सांप्रदायिकता का विकास किया। निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं? ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ औपनिवेशिक हितों से परिचालित थी। भारतीयों का जीवन बेहतर बनाना इनका मूल उद्देश्य नहीं था। वस्तुतः सुधार वहीं तक किए गए जो ब्रिटिश हितों की पूर्ति में सहायक थे। इतना जरूर है कि इन नीतियों के फलस्वरूप अमानवीय प्रथाओं पर रोक लगाने वाले कानून बने, शिक्षित मध्यम वर्ग का विकास हुआ जो भारतीयों पर हो रहे शोषण को पहचान सका और इसके विरुद्ध लोगों को एकजुट कर नेतृत्व प्रदान कर सका। अब हम समाज सुधार कानून देखते हैं। विलियम बेंटिंग ने 1829 में बंगाल रेगुलेशन एक्ट के 17 के तहत सती प्रथा निरोधक कानून बनाया, जिसे सर्वप्रथम बंगाल में और तत्पश्चात बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया। यह अधिनियम राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बना। 1833 में
33 के अधिनियम के तहत दास प्रथा को समाप्त करने का प्रावधान बनाया गया। इस समय भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक आगे चलकर 1843 में गवर्नर जनरल लॉर्ड एलिनबरो के समय दास प्रथा की समाप्ति हुई। 1850 में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, जिसे लेक्स लोकी अधिनियम बोलते थे, पारित हुआ, जिसके तहत कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति अपने धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म ग्रहण कर लेता है तो उसे अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। वस्तुतः यह अधिनियम ईसाईकरण को प्रोत्साहित कर रहा था, मतलब ईसाई बनने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। 1856 में ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह बिल पारित हुआ, जो सती प्रथा निरोधक कानून का तार्किक परिणाम था। वस्तुतः सती प्रथा निरोधक कानून बनने से विधवाओं के सती होने पर रोक लगी। इससे समाज में विधवाओं की संख्या बढ़ने लगी, जहां उन्हें सामान्य जीवन जीने की अनुमति नहीं थी। क्योंकि समाज में विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता नहीं थी, अतः विधवाओं के अधिकार को भी स्पष्ट नहीं थे। सती प्रथा की समाप्ति से विधवाओं की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता देख कर ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाने पर बल दिया। इस दृष्टि से महिला अधिकारों को सुनिश्चित करने में राजा राम मोहन राय के प्रयासों को ईश्वरचंद विद्यासागर ने पूरा किया। 1891 में बहराम जी मालावरी के प्रयास से न्यूनतम आयु अधिनियम, जिसे सम्मति आयु अधिनियम कहते थे, पारित हुआ। इसके तहत बाल विवाह को हतोत्साहित किया गया। अब विवाह के लिए बालिका की न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई, जो पहले 10 वर्ष थी। इस अधिनियम का तिलक ने विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि भारतीय अपने समाज में स्वयं सुधार कर सकते हैं। अंग्रेजों को भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। 1930 में हरविलास शारदा के प्रयासों से शारदा अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत 14 वर्ष से कम आयु की कन्या के विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पे ये शारदा कानून के तहत ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं ब्रिटिश शिक्षा नीति। ब्रिटिश शिक्षा नीति के तहत हम देखेंगे उद्देश्य, विकास और मूल्यांकन। विकास में भी आंग्ल प्राच्यवाद आया था और विभिन्न आयोग, जो जैसे वुड योजना आई थी 1854 में, हंटर आयोग आया था 1882 में, टॉमस रेले आयोग आया था 1902 में, विश्वविद्यालय अधिनियम आया था 1904 में, सेडलर आयोग आया था 1917 में, हार्टोग समिति आई थी 1929 में और सार्जेंट योजना आई थी 1944 में। ब्रिटिश शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश प्रशासनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक भारतीय वर्ग तैयार करना जो कम वेतन पर कार्य कर सके। वस्तुतः एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो रक्त और रंग में तो भारतीय हो, किंतु आचार विचार और रुचि में अंग्रेज हो, जिससे यह वर्ग भारत में ब्रिटिश शासन का सामाजिक आधार तैयार कर सके और शासन को मजबूती प्रदान कर सके। शिक्षित भारतीय अर्थात भारतीय मध्यम वर्ग तैयार करना जो ब्रिटिश वस्तुओं का खरीदार बने। आधुनिक शिक्षा के माध्यम से अंग्रेज भारतीयों को सभ्य बनाने वाले सिद्धांत प्रमाणित कर सकते थे और इस माध्यम से भारतीयों को हितैषी बनकर लंबे समय तक शासन कर सकते थे। इस तरह ब्रिटिश शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करना था। शिक्षा का विकास देखते हैं। आरंभ में कंपनी के अधिकारियों ने अपनी आवश्यकता अनुसार परंपरागत भारतीय शिक्षा पद्धति को लागू किया। इसी क्रम में कलकत्ता मदरसा और संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। वस्तुतः इसका निर्माण इसलिए किया गया कि कंपनी को शिक्षित भारतीय निश्चित तौर पर मिल सके जो भारतीय भाषा के जानकार हो और कंपनी के न्याय प्रशासन में मदद कर सके। दरअसल न्यायिक विभाग में संस्कृत और फारसी विद्वानों की आवश्यकता थी। ईसाई मिशनरियों ने आधुनिक शिक्षा पर बल दिया। इसी क्रम में बंगाल में श्रीरामपुर में विलियम कैरी, मार्शमैन और वार्ड नामक व्यक्तियों के आधुनिक शिक्षा का प्रचार किया। इन्हें श्रीरामपुर त्रयी के नाम से जाना जाता है ना। कंपनी को भी अपने शासन के लिए आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों की आवश्यकता थी। अतः सर्वप्रथम 1813 के अधिनियम के तहत शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने की बात की गई, किंतु यह तय नहीं किया गया कि यह धनराशि किस प्रकार की शिक्षा पर खर्च की जाएगी। इस क्रम में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक के काल में आंग्ल प्राच्य विवाद सामने आया। तो आंग्ल प्राच्य विवाद क्या था ये जानते हैं। बेंटिंक के समय लोक शिक्षा महासमिति में 10 सदस्य शामिल थे जो भारत में शिक्षा संबंधी नीति निर्माण में सुझाव देने के लिए अधिकृत थे। ये सदस्य 2 गुटों में विभाजित थे, एक आंग्लवादी और एक प्राच्यवादी। आंग्लवादियों का नेतृत्व ट्रेवेलियन और मेकाले कर रहे थे, जबकि प्राच्यवादियों का
प्रिंसेप बंधु, जिसमें हेनरी थोपे और जेम्स प्रिंसेप ये थे, कर रहे थे। दोनों के विवाद के बिंदु निम्न थे। क्या थे? शिक्षा का विषय क्या हो और शिक्षा का माध्यम क्या हो। विषय को लेकर इस बिंदु पर सहमति बनी कि विषय आधुनिक हो, जहाँ वैज्ञानिक और लौकिक शिक्षा की लौकिक विषयों की शिक्षा दी जाए, किंतु जब शिक्षा के माध्यम अर्थात भाषा को लेकर मतभेद बना रहा। प्राच्यवादियों का तर्क था कि शिक्षा स्थानीय भाषा में दी जाए, यूरोपीय ज्ञान विज्ञान को ऐसी भाषा में पढ़ाया जाए जिससे भारतीय परिचित हो। इस तर्क के पीछे भी औपनिवेशिक हित मौजूद थे। वस्तुतः ब्रिटिश भारतीयों को परंपरागत संस्कृत, फारसी जैसी स्थानीय भाषाओं में शिक्षा देकर भाषा और जाति के आधार पर इन्हें बांटकर अपने हितों को पूरा करने पर बल दे रहे थे। आंग्लवादियों का तर्क था कि अंग्रेजी भाषा से शिक्षा दी जाए, तभी ब्रिटिश आवश्यकताओं की अधिकतम पूर्ति होगी। इसी क्रम में भारतीय भाषा और संस्कृति को निम्न स्तर का बताते हुए मैकाले ने कहा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी का एक भाग संपूर्ण भारत और अरब के साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ये किसने कहा? मैकाले ने कहा। अंततः इस विवाद में आंग्लवादियों की जीत हुई और शिक्षा का माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा को अपनाया गया। इसी क्रम में अधोमुखी निस्यंदन, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी सामने आई। ये क्या थी? अधोमुखी निस्यंदन थ्योरी। आंग्लवादियों का कहना था कि ऊपर के स्तर पर उच्च भारतीय वर्ग को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाए और फिर ये शिक्षित भारतीय अन्य भारतीयों को शिक्षा प्रदान करेंगे, अर्थात शिक्षा छन छन कर नीचे के समूह तक पहुंचेगी। इसे ही अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत कहा गया। वस्तुतः सरकार की ये योजना भारत के उच्च वर्ग के एक भाग को शिक्षित कर ऐसे वर्ग का निर्माण करने की थी जो रक्त और रंग में तो भारतीय हो, किंतु आचार विचार और रुचि में अंग्रेज हो। ये वर्ग सरकार और जनसाधारण के बीच द्विभाषीय की भूमिका निभा सके और ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं को प्रोत्साहित कर सके। किंतु यह शिक्षा नीति सफल नहीं हुई, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति सरकारी पद प्राप्त करके अपने कार्यों में लग गए और अन्य भारतीयों को शिक्षित करने का विशेष प्रयास नहीं कर सके। इतना ही नहीं, इस शिक्षा नीति से देशी विद्यालयों की अवहेलना हुई और सार्वजनिक शिक्षा की अवधारणा को क्षति पहुंची। वस्तुतः इस सिद्धांत ने शिक्षा का दायित्व सरकार ने स्वयं से हटाकर अन्य भारतीयों पर आरोपित कर दिया, जो औपनिवेशिक शासन में स्वयं शासित हो रहा था। मूल्यांकन क्या हो सकता है इसका? सकारात्मक देखिए, ब्रिटिश शिक्षा नीति ने एक आधुनिक शिक्षित भारतीय मध्यम वर्ग को उदय को संभव बनाया, जिससे ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों की समीक्षा प्रस्तुत करके उसके औपनिवेशिक चेहरे को उजागर कर दिया और भारतीय राष्ट्रवाद का नेतृत्व प्रदान किया। ब्रिटिश शिक्षा नीति ने आधुनिक विषयों और विचारों को लोकप्रिय बनाया तथा जनतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, मानवाधिकार जैसे प्रगतिशील अवधारणाओं से भारतीय परिचित हुए। साथ ही शिक्षित भारतीयों ने समाज में मौजूद छुआछूत, अंधविश्वास, धार्मिक कर्मकांड जैसी कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। इसी क्रम में 19वीं सदी में भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिससे भारतीयों के अंदर आत्मविश्वास पैदा हुआ। शिक्षित भारतीयों ने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन कर भारतीय बुद्धिजीवियों को ब्रिटिश शासन के भारतीय स्वरूप से परिचित कराया। इस तरह आधुनिक शिक्षा के माध्यम से विकसित हुए भारतीय मध्यम वर्ग ने औपनिवेशिक शोषण के विरुद्ध लोगों को एकजुट किया और राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति प्राप्त की। इन्हीं संदर्भों में ये कहा गया कि पश्चिमी हथौड़ों से भारतीयों ने पश्चिम की बेड़ियों को तोड़ डाला। यहाँ पश्चिमी हथौड़े से तात्पर्य अंग्रेजों द्वारा भारत में राजनीतिक प्रशासनिक एकीकरण करने और रेलवे के माध्यम से भारतीयों के संपर्क को बढ़ावा मिला। फलतः राष्ट्रीय चेतना के विकास का आधार तैयार हुआ। तो साथ ही ब्रिटिश शिक्षा नीति से एक ऐसे भारतीय मध्यम वर्ग का विकास हुआ जिसने पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन के माध्यम से भारतीय बुद्धिजीवियों को एकजुट किया और ब्रिटिश औपनिवेशिक शोषण के स्वरूप को उजागर कर औपनिवेशिक मुक्ति का आधार प्रदान किया। इसे ही कहते हैं, मतलब इसका पूरा तात्पर्य है कि पश्चिमी हथौड़े से भारत ने पश्चिम की बेड़ियों को तोड़ डाला। इसका नकारात्मक प्रभाव क्या? ब्रिटिश शिक्षा नीति से आम जनता की उपेक्षा हुई। फलतः बड़ी संख्या में लोग निरक्षर रह गए। 1931 तक लगभग 92% जनसंख्या निरक्षर थी। इसका बड़ा कारण ये था कि शिक्षा का माध्यम को एक विदेशी भाषा, जिसे अंग्रेजी कहते थे, को अपनाया गया।
ये शिक्षा प्रणाली महंगी थी अतः शिक्षा पर शहरी संपन्न वर्ग का अधिकार हुआ। इससे आर्थिक सामाजिक विषमता बढ़ी, शिक्षित और जनसाधारण के बीच दूरियां बढ़ी। वस्तुतः एक ऐसा शिक्षित वर्ग सामने आया जिसमें भारतीय संस्कृति को निम्न कोटि का समझने वाले लोग भी शामिल थे। ये वर्ग पश्चिमी मूल्यों के अंधानुकरण पर बल दे रहा था। विभिन्न आयोगों में महिला शिक्षा की बात की गई, किंतु व्यवहारिक स्तर पर महिला शिक्षा की अवहेलना की गई। वस्तुतः महिला शिक्षा को बजटीय सहयोग नहीं मिला। वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा की अवहेलना की गई। वस्तुतः जानबूझकर ब्रिटिश सरकार ने वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया, क्योंकि इससे भारत में आर्थिक औद्योगिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता, फलतः इंग्लैंड के पूंजीपतियों और उद्योगों को हानि होती। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली ने शिक्षा का मूल उद्देश्य डिग्री प्राप्त करना हो गया, जिससे भारत में शिक्षित बेरोजगारी की संख्या बढ़ी। हिंदू मुस्लिमों की सांप्रदायिकता में भी बढ़ावा मिला। निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं? ब्रिटिश शिक्षा नीति औपनिवेशिक हितों से परिचालित थी। उसका मूल उद्देश्य एक ऐसा शिक्षित भारतीय वर्ग तैयार करना था जो ब्रिटिश आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इतना जरूर है कि इस शिक्षा नीति से जो आधुनिक भारतीय मध्य वर्ग आया वो पश्चिम मूल्यों से परिचित हुआ। इसी क्रम में उसने ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक प्रशासनिक नीतियों को उद्घाटित कर भारतीयों को एकजुट कर राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, अब हम कुछ चीज़ें देखते हैं फैक्ट। जैसे चार्ल्स वुड डिस्पेच जो था वो शिक्षा पर आयोग था और 1854 में बना था, है ना। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। हंटर आयोग आया था, शिक्षा से संबंधित था, 1882 में आया था, रिपन के समय। रेले आयोग आया था, ये सब शिक्षा से ही संबंधित है, मैं बता देता हूँ, है ना। रेले आयोग आया था 1902 में कर्जन के समय। सेडलर आयोग आया था 1917 में चेम्सफोर्ड के समय। इंच केब आयोग आया था 1923 में लॉर्ड रीडिंग के समय। हार्डोक समिति आई थी 1929 में लॉर्ड इरविन के समय, ये प्राथमिक शिक्षा से थी। लिंडसे आयोग आया था 1929 में लॉर्ड इरविन के समय, ये प्रौढ़ शिक्षा से था। और सार्जेंट आयोग आया था 1944 में लॉर्ड वेवेल के समय आया था। ठीक है, तो ये भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक नीति थी। प्रिंटिंग प्रेस को हम अगले वीडियो में देखेंगे।